हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एजुकेशन पर। मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की मेरी इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि जो लास्ट 2019 में सीटेट का एग्जाम हुआ था उसके कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास के क्वेश्चन है जिन्हें मैं अपनी इस वीडियो में हल करूंगा उनके क्वेश्चन को, और साथ ही साथ बताता रहूंगा कि ये आंसर क्यों है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप भविष्य में शिक्षक बनने की कामना रखते हैं तो आपको जो सीटेट का एग्जाम है वो क्लियर करना होगा। सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो तरह का पेपर होता है। तो ये पेपर फर्स्ट में करा रहा हूँ, प्राइमरी लेवल वाला, यानी फिफ्थ तक जो एग्जाम होता है उसके कुछ क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट के, उन्हें मैं अपनी इस वीडियो में हल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोर अवस्था। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जन्म से पूर्व यानी जो विकास है, विकास जन्म से पूर्व स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अब भाषा विकास के लिए जो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? जो कोहलबर्ग हैं उन्होंने नैतिक और सामाजिक विकास के ऊपर अपना प्रैक्टिकल थ्योरी दी थी। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है? यानी एक शिक्षक है जो कक्षा में भेदभाव करता है, लड़कियों को या लड़कों को एक दूसरे में भेदभाव यानी अंतर रखता है। तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जेंडर पक्षपात, जेंडर समबद्धता, जेंडर पहचान और जेंडर समरूपता। तो इसमें मैं जानना चाहूंगा जेंडर पक्षपात, यानी जो शिक्षक है वो पक्षपात कर रहा है। ये क्वेश्चन आगे बढ़ गया है, एक बार मैं फिर बैक जाना चाहूंगा। हाँ, तो इसका जो आंसर होगा, पहला आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन चौथा, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जो रूढ़िवादिता एक विचारधारा है, जेंडर भूमिका, उसको कम करने के लिए, यानी शिक्षक कक्षा में लड़कों और लड़कियों में जो भेदभाव होता है उसे कम करने के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो जैसा कि साफ जाहिर है कि बैठने की व्यवस्था करने से यह समस्या हल नहीं होगी, जेंडर पृथक खेल खेलने से भी यह समस्या हल नहीं होगी। हमें इसके बारे में ऑप्शन फर्स्ट पे जाना होगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, यानी हमें अपनी कक्षा में या समाज में इसके बारे में परिचर्चा करनी होगी कि ताकि जो रूढ़िबद्धता धारणाएं हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? यानी किस साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक ने बच्चे को सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखा एवं चिंतन पर सामाजिक एवं संस्कृति विषय पर वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो लेव वाइगोत्स्की इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जीन पियाजे अलग है, लॉरेंस कोहलबर्ग भी अलग है और जॉन बी वाटसन भी अलग है। तो इसका जो आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की होगा। इन्होंने सामाजिक विकास के ऊपर अपने विचार रखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से करती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे वह जूता पूरा बुन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करेंगे? यानी एक लड़की है जो अपने आप से बात करती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, यह वाला नहीं है, यानी वो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना या पाठ, ये ढांचा। एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया था, पार 2019 में जो लास्ट एग्जाम हुआ था, अन्यथा 2011 से निरंतर जो एग्जाम हो रहे हैं। अभी लास्ट 14वां संस्करण है जो जुलाई 2020 में होगा, ये 13वां था जिसको मैं हल करा रहा हूं। तो ये पार पहली बार देखा गया है। तो इसमें जो लड़की बात कर रही है, आप केंद्रित वार्ता बिल्कुल नहीं कहेंगे इसे, जोर से बोलना भी नहीं कहेंगे इसे, पार भी नहीं कहेंगे इसे, यानी वो स्वयं से बात कर रही है। तो व्यक्तिगत वार्ता यानी वो स्वयं से बातचीत करती है, तो व्यक्तिगत वार्ता इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य है? यानी अगर हम बच्चों को
सहयोग दे रहे हैं या उसकी आवश्यकता पड़ने पर उसके साथ मेल मिलाप बैठा रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं, तो कौन सा होगा? तो इसमें भी प्रबलन है, अनुबंधन है, मॉडलिंग है, पाठ है एवं ढांचा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुबंधन, इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यवहार में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संख्यात्मक अवस्था को विशेषित करता है? जो जीन पियाजे थे उन्होंने बच्चे के विकास की 4 स्टेज बताई थी। पहली स्टेज थी इंद्रगामिक अवस्था, दूसरी थी पूर्व क्रियात्मक, तीसरी मूर्त और चौथी अमूर्त। तो इसमें बात की गई है मूर्त संख्यात्मक, यानी 7 से 11 वाली जो स्टेज थी उसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट बैठता है? तो इसमें ऑप्शन आएगा दूसरा, संरक्षण कक्षा समावेशन, यानी जो 7 से 11 के जो बच्चे होते हैं वो संरक्षण करना चालू कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? यानी जो जीन पियाजे हैं, जैसा मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, जीन पियाजे हैं स्विट्जरलैंड के थे। तो इसमें जो जीन पियाजे हैं 4 ऑप्शन में से स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन या प्रबलन। तो इसका राइट आंसर होगा स्कीमा। जो जीन पियाजे हैं, स्कीमा यानी एक अपने तरीके से किसी कार्य करने को व्यक्तिगत तरीका, उसे स्कीमा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा स्कीमा। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आंकलन, अगर आप किसी चीज को जांच रहे हैं तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निर्धारित करना? बिल्कुल नहीं। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्ट तथा भ्रांतियों को समझना हो सकता है। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना? बिल्कुल नहीं। तीसरा आंसर बिल्कुल नहीं होगा। और अब चौथा आंसर, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना? ये भी बिल्कुल गलत होगा। हम उसका आंकलन कर रहे हैं तो हम उन्हें 0 नहीं दे सकते हैं, ना ही फेल या पास लिख सकते हैं। हमें इसके जो राइट आंसर है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना होगा कि बच्चे ने किस प्रकार जवाब दिया है। अब हम बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि का जो सर्वप्रथम उदाहरण दिया था यानी विकास के ऊपर बीने ने, तो हम बुद्धि के बारे में बात करेंगे। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बिल्कुल गलत होगा आंसर। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग सटीक रूप से मापा या निर्धारित किया जा सकता है। आंसर नंबर तीसरा होगा, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो इसमें आंसर होगा चौथा, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। एक साइकोलॉजिस्ट हुए गार्डनर, उन्होंने बुद्धि को 9 या 11 प्रकार का बताया। प्रथम में 11 प्रकार का बताया था, फिर आगे निरंतर सोच बढ़ी तो ये 11 हो गई। आगे जाके उन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई। तो यानी बुद्धि बहुआयामी है। बुद्धि एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 है। बुद्धि बहुआयामी है यानी कई प्रकार से सोच सकते हैं हम अपनी बुद्धि से। तो राइट आंसर होगा इसका चौथा। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक संसाधनों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शित करती है? यानी रूही नाम की एक लड़की है, एकाधिक संसाधनों के बारे में सोचती है, यानी एक से अधिक संसाधनों के बारे में वह सोचती है, अपने विचार करती है। तो इसमें से वो लड़की का उदाहरण बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा, वो किस प्रकार, उसमें कौन सा गुण है? सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक या अमान्य विचारक या आत्म केंद्रित विचारक? अगर जो सब्सक्राइबर हैं या जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने पिछले सीटेट का एग्जाम दिया है वो भली भांति अभिसारी और अपसारी से परिचित होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा सृजनात्मक, क्योंकि वो एक से लेकर अधिक चीजों के बारे में सोच रही है, एक से अधिक चीजों के बारे में सोच रही है। तो इसका राइट आंसर होगा सृजनात्मक, यानी क्रिएटिविटी है यानी लड़की के अंदर, और क्रिएटिव है यानी इसका आंसर होगा पहला। आंसर नंबर 13 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। ये बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट इसमें दूसरा आंसर है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन होगा इसमें, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। और चौथा इसमें आंसर है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। एक बार हम दोबारा से क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित
विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या होना चाहिए। यानी वंचित समूह से कुछ विद्यार्थी हैं वे कक्षा में पूर्ण रूप से सहभागिता यानी मेलजोल नहीं बिठा पा रहे हैं या अपने आप को अलग महसूस करते हैं, तो इसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें चौथा ऑप्शन एकदम बिल्कुल राइट होगा, अपनी शिक्षा पद्धतियों पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके निरंतर हमें ढूंढने चाहिए। आंसर नंबर 1 चौथा। एक बार बैक जाना चाहूंगा। हाँ, आंसर नंबर 14, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को यानी एक समावेशी जो कक्षा होती है उसमें समाज के सभी बच्चों को समाविष्ट करके एक साथ उन्हें शिक्षा दी जाती है, चाहे वो किसी भी समूह से हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अब बात करेंगे समावेशी शिक्षा में एक विशिष्ट शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए या तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। हतोत्साहित एक नेगेटिव वर्ड है, इसे पहले ही देखते ही गलत कर देना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए, मतलब एक्टिव रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। पाठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। यानी पाठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। पाठन वैफल्य ये एक मानसिक रोग है, यानी एक बीमारी होती है जिन्हें हम डिस्क्लेलिया या डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया इनको नाम दिया गया साइकोलॉजी ने। अगर कोई बच्चा बी को डी लिखता है, 6 को 9 लिखता है, ये उसका एक मानसिक रोग है जो कि निरंतर धीरे धीरे एक स्टेज के ऊपर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे उसी की बात की गई है। अगर आप इसे बाइलिंगुअल देखेंगे तो इसका जो पठन वैफल्य है इसका जो आंसर आएगा डिस्कैलकुलिया गणित से होता है, डिस्ग्राफिया होता है लिखने से, और पठन वैल्यू यानी पठन विकार है एक तरीके से, डिस्लेक्सिया आएगा इसका। तो इसका जो आंसर होगा न्यून अवधान विकार बिल्कुल नहीं होगा, अपसारी चिंतन क्रिएटिव बिल्कुल नहीं होगा, पढ़ने में धारा प्रभाविता, ये एक प्रकार का मानसिक रोग है। तो धारा प्रभाव पढ़ने की अक्षमता, यानी जो कोई भी स्टूडेंट है वो धारा प्रवाह पढ़ नहीं पाता है, ये इस प्रकार का मानसिक रोग है डिस्क्लेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो जो 2009 है राइट टू एजुकेशन, उसमें से हमें बताना वो किस पर आधारित है। व्यवहारवादी सिद्धांत पर, अंशतः बच्चों के प्रति एक सहानुभूति, अभिवृद्धि, अधिकार, अधीरता, मानवतावादी परिचय, मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के आवश्यक बच्चों की मुख्य धारा में शामिल करना। इसका आंसर 14 भी हो जो 4 ऑप्शन है इसका वो भी हो सकता है, लेकिन जो आरटी है राइट टू एजुकेशन उसकी जो मानवतावादी पर आधारित है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तीसरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यथावत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर आधारित है, अनुबंध द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो इसका जो ऑप्शन आंसर होगा चौथा, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों के इन सिद्धांत को अनदेखा कर देना चाहिए या बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के लिए एक सही सिद्धांत को बदल देना चाहिए, या प्रतिकूल प्रमाण एक उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका राइट आंसर। उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए एवं इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। उदाहरण के तहत अगर हम किसी बच्चे को कुछ समझाते हैं तो उसे बेहतर समझ में आता है। हाँ, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। छात्र केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा, इसकी विशेषता क्या है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित, बिल्कुल गलत, ये पहले हुआ करता था पुस्तक आधारित। बच्चों के अनुभवों पर प्रमुखता देना हो सकता है राइट आंसर। तीसरा ऑप्शन है यथवत याद रखना, योग्यताओं के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। अगर हमारी कक्षा में कुछ विशिष्ट अभ्यर्थी हैं, कुछ मूर्ख अभ्यर्थी हैं या कम समझ पाते हैं चीजों को, तो हम उन्हें वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, ना ही हम उन्हें किसी चीज को बच्चों पर थोप सकते हैं कि आप याद रखो
किसी चीज को, या तो और पाठ्य पुस्तक पहले हुआ करता था, अब जो करंट में चल रहा है बच्चों के अनुभवों को प्रामुख्यता देनी, यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अच्छा। अब की जो मौजूदा शिक्षा है वो बच्चों के लिए है, ना कि बच्चों शिक्षा के लिए है। तो बच्चों के लिए शिक्षा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा बच्चों के अनुभव को प्रामुख्यता देनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। संवेग एक संज्ञान एक दूसरे से, संवेग यानी अपने इमोशन, संज्ञान यानी माइंड, यानी एक दूसरे से पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं, संघनित हैं। संघनित यानी जुड़े हुए हैं, संबंधित नहीं है, यानी अलग हैं। तो हमारे संवेग एक संज्ञान, यानी अगर हमारा कोई संवेग है तो वहां हमारे ज्ञान के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा संघनित यानी जुड़ा हुआ है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम के बारे में बताया, पूछा गया इस क्वेश्चन में। अधिगम पुनरुत्पादन एक स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। अधिगम आवर्तीय संबंध की द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम सक्रिय विनियोजना के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अधिगम सक्रिय विनियोजना के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? अगर हम विद्यार्थियों को उदाहरण देते हैं, गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? तो इसका जो ऑप्शन है, अवधारणा परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के दिमाग से भ्रांतियां उत्पन्न करता है। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। यह अवधारणा समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर पहला होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करना क्या प्रभाव पड़ता है? उसका क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम कोई प्रतियोगिता रख रहे हैं अपने यहाँ पर, तो अगर हम बच्चों को पुरस्कार या दंड दे रहे हैं तो उसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका जो बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, बिल्कुल गलत आंसर। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, बिल्कुल गलत। यह बच्चों को प्रदर्शित आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। आंसर हो सकता था, लेकिन इससे नेक्स्ट आंसर है चौथा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, यानी दंड के भय से बच्चा अपनी जिज्ञासा उसकी कम हो जाती है कि अगर मेरे अच्छे नंबर या मैं प्रतियोगिता में फर्स्ट नहीं आया तो मुझे क्लास में दंड दिया जाएगा। तो उसकी जो जिज्ञासा है, अभिरुचि है, वो कम हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने वाली निम्नलिखित में से कौन से चार ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है? शारीरिक दंड बिल्कुल गलत होगा। सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण सही हो सकता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन एवं चौथा ऑप्शन है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसमें शारीरिक दंड नहीं होगा और चौथा नहीं होगा इसमें, यानी जिस ऑप्शन में सेकंड और थर्ड यानी दो ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। इसमें यानी दो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 25, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्याख्या करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 का, वो होगा चौथा, परिचर्चा। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक का बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? यानी एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका, महिला शिक्षक बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाना चाहती है, तो वो उन्हें किस प्रकार प्रोत्साहित करेगी? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देगी, बिल्कुल गलत। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देगी, बिल्कुल गलत। तीसरा इसमें ऑप्शन है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एक दंडित करेगी। इसमें चौथा ऑप्शन है बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा 26 का चौथा होगा। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तेज गति से घटित होता है? जो शारीरिक विकास है आपका, शारीरिक विकास की गति तीव्र किस